हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मंत्रा क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग की मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास होने जा रही है। पहली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि कैसे वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अमेरिका, भारत और वेस्ट इंडीज के समुद्री मार्गों की खोज की। इसके साथ ही दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो यूरोपियंस कंट्रीज भारत में आई उनके आने का क्रम क्या था, और पुर्तगालियों और डचों के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पहली क्लास में लिया था। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिशर्स के बारे में, जो ब्रिटेन, यूरोप से ब्रिटेन कंट्री के जो लोग भारत में आए, जिन्होंने हम पर इतने सालों तक राज किया। उनके बारे में हम लोग देखते हैं कैसे कब इस सब की स्टार्टिंग हुई थी। तो दोस्तों, अगर बात करें, आज हम लोगों की सेकंड क्लास है। ठीक, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सबकी स्टार्टिंग कहां से हुई। होता क्या, 1599 की बात है दोस्तों, 1599। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जॉन मिल्डन हॉल। क्या नाम होता है दोस्तों? जॉन मिल्डन हॉल। ये दोस्तों पहला व्यक्ति होता है भारत आने वाला। कहां से? ब्रिटेन से। इसके बारे में दो खास बातें आपको पढ़नी है एग्जाम के नजरिए से, केवल दो खास बातें। सबसे पहली बात इससे पूछी जा सकती है, ये किसके समय काल, किसके शासन में या किसके समय काल में जो है भारत आया था। तो ये किसके शासन काल में भारत आया था? तो दोस्तों ये अकबर के शासन काल में आया था। ठीक है, जब ये आया था 1599 में, तो भारत में अकबर का शासन चल रहा होता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही जा सकती है, दरअसल ये पहला ऐसा व्यक्ति बना था जो लैंड रूट से भारत आया था, यानी स्थल मार्ग से। इससे पहले क्या था दोस्तों, पुर्तगाली और डच लोग जो आए थे भारत में, वो समुद्री मार्ग से आए थे। एंड अगर कोई भी, मतलब जैसे अगर मान लीजिए यूरोप है एंड ये इंडिया है, तो बीच में बहुत सारी अरब कंट्रीज पड़ती थी। इस वजह से अगर कोई भी यूरोप से अगर आना चाहे इंडिया, तो फिर वो नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि बीच में अरब कंट्रीज उसे लूट लेती थी। तो ऐसा पहला व्यक्ति बना था जो स्थल मार्ग से सही सलामत भारत पहुंचा था। किस रूट से आया था दोस्तों? ये लैंड रूट से आने वाला ऐसा प्रथम नागरिक था ब्रिटेन ब्रिटेन का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसके साथ एक घटना घटती है। इसकी एक बार झड़प, लड़ाई हो जाती है पुर्तगाली लोगों से। कुछ उनका एक ग्रुप होता है 10 से 20 लोगों का, और किसी तरीके से ये क्या करता है, उन लोगों को हरा देता है। ये बात दोस्तों पहुंचती कहां पे? ब्रिटेन में। तो जब ब्रिटेन में पहुंचती है, तो इसके जो साथ के लोग होते हैं, उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं आता है, यार हमें भी अब चलना चाहिए वहां पे, इंडिया में हम भी जो है वहां पे व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों जो होते हैं वो लोग, उन लोगों की 217 लोगों की एक टीम होती है। ठीक है दोस्तों, 217 लोगों की जो टीम होती है, ये जाती है किसके पास? वहां की ब्रिटेन की जो महारानी होती है तब, कौन होती है? एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है दोस्तों, ये इनके पास, एलिजाबेथ फर्स्ट के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैम हमें भारत में व्यापार करने की अनुमति दीजिए। अब दरअसल भारत जो था अपने पूरे विश्व में प्रसिद्ध था कि सबसे ज्यादा समृद्ध, सबसे ज्यादा संपन्न देश है कौन है? भारत है, जिसमें सबसे ज्यादा धन दौलत मौजूद है। तो जब इनसे ये बात कही जाती है, तो ये किसी तरीके से कन्विंस हो जाती है कि ठीक है आप लोग भारत में व्यापार करिए जाके, लेकिन हमारा भी जो है इसमें शेयर रहेगा। 50% हिस्सेदारी खुद ले लेती है। ठीक है दोस्तों, 40 से 50% हिस्सेदारी इनकी होती है उसमें। इसके बाद क्या होता है, ये निकालती हैं 31 दिसंबर, 31 1600 में एक चार्टर एक्ट। दोस्तों एक चार्टर एक्ट निकालती है 31 दिसंबर 1600 को। इस एक्ट में होता क्या है, इस एक्ट में दोस्तों ये क्या करती है, एक जो होती है, आप एक तरीके से कह सकते हैं फैसला दे देती है, एक गोल्डन रूल निकाल देती है कि जो ये 217 लोगों की टीम है, इसको ईस्ट डायरेक्शन में एकाधिकार दे दिया जाता है व्यापार करने का। ठीक है दोस्तों, क्या दे दिया जाता है? एकाधिकार। यानी आप इस डायरेक्शन में कितने सालों के लिए दे दिया जाता है? 15 सालों के लिए। कि आप 15 सालों तक जो है इस डायरेक्शन में आराम से व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तो ये बात कब की? 31 दिसंबर 1600 को चार्टर एक्ट निकाला जाता है, जिसमें 15 सालों के लिए यही दोस्तों कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका दोस्तों नाम आपको कंपनी को जो है बहुत जगह अलग अलग लिखना मिलेगा। जो इसका सबसे ज्यादा लिखा हुआ नाम आपको पढ़ने को मिलेगा वो होता है लेवेंट। इसका नाम आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आप नाम ये एक ऐसे याद कर लीजिए, लेवेंट होती है, लेवेंट कंपनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हमें जिस व्यक्ति के बारे में जानना है वो है विलियम हॉकिंस। वो दोस्तों इसके 1600 के 8 साल बाद, यानी 1608 ईस्वी में भारत आता है। ठीक है दोस्तों,
तो नेक्स्ट कौन है? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, जिसे हम लोग कैप्टन हॉकिंस के भी नाम से जानते हैं, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है दोस्तों, ये विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस। इसके बारे में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है इसके जहाज का नेम। दोस्तों इसके जहाज के आपको दो नेम पढ़ने को मिलने वाले, जिसमें से आपको पहला वाला नेम होगा वो ल्यूसेंट जैसी बुक्स में देखेंगे, आप टारगेट बुक देखेंगे, उसमें आपको नाम पढ़ने को मिलेगा रेड ड्रैगन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला नाम आपको क्या पढ़ने को मिलने वाला है? रेड ड्रैगन। एंड दूसरा नाम दोस्तों हेक्टर, उसके जहाज का नाम हेक्टर होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो आप हेक्टर को ही टिक करेंगे, रेड ड्रैगन को टिक नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हेक्टर नहीं मिलता है ऑप्शन में, तब आपके पास जो सेकंड ऑप्शन होगा रेड ड्रैगन, आप उसे चूज करेंगे। तो आपका प्राइमरी ऑप्शन हेक्टर होना चाहिए। एंड अगर आपको हेक्टर एग्जाम में नहीं मिलता है पेपर में, क्वेश्चन में, तो आप रेड ड्रैगन को टिक करेंगे। तो ये कब की बात है दोस्तों? ये दोस्तों आता है 1608 ईस्वी में। ठीक है, 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस आता है भारत। तो 1608 में कौन से राजा का शासन वहां पे भारत में चल रहा होता है? मुगल काल तब भी है। तो तब भारत में जहांगीर का शासन चल रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तब भारत में जहांगीर जो होता है राजा होता है। इसकी एक खास बात थी दोस्तों, इसे तुर्की तथा जो फारसी भाषा थी दोस्तों वो बहुत अच्छी आती थी। इसे तुर्की और फारसी भाषा का बहुत ज्यादा नॉलेज था, ये दोनों भाषाएं जानता था। इसी वजह से ब्रिटिशर ने इनको भारत भेजा था कि आप जाइए, कि आप वहां पे उनसे आसानी से सामंजस्य बिठा सकते हैं, आप जो है आसानी से वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। तो जब ये जहांगीर के दरबार में आता है तो वह उससे इसी की भाषा यानी तुर्की भाषा में बात करता है। अब आपसे कोई इंग्लैंड से व्यक्ति आए और आपसे हिंदी भाषा में बात करे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। उसी तरीके से जो जहांगीर है दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा खुशी हुआ, इससे 3 फैसले तुरंत ले लिए थे, जो तीनों में से एग्जाम में तीनों पूछे जाते हैं। सबसे पहला इसने क्या किया था? 400 मनसब का पद दे दिया था। ठीक, अभी मनसब क्या होता है दोस्तों? 400 मनसब का पद। मैं जब आपको मुगल काल अभी पढ़ाऊंगा, मेडिवल हिस्ट्री जो साथ साथ आपके चल रही है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा अकबर द्वारा लाया गया सिस्टम था, इसमें मतलब जितने ज्यादा मनसब उतनी ऊंची पोस्ट होती थी। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीके से आप इसकी रेपुटेशन कह सकते हैं, जितने ज्यादा मनसब इसे एक रेपुटेशन दे दी। इसके साथ ही दोस्तों क्या किया? इसको खान की उपाधि दे दी। अब अकेले खान की नहीं, इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। लेकिन दोस्तों इसमें आपको 3 नाम पढ़ने को मिल सकते हैं। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा इंग्लिश खान। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा फिरंगी खान। ठीक है, और कहीं कहीं आपको अंग्रेज खान। ठीक, आपको एग्जाम में जो ऑप्शन मिल जाए पूछा जाता है इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई, फिरंगी खान की उपाधि किसे दी गई, या अंग्रेज खान की उपाधि किसे दी गई। तो ये तीनों जो उन लोगों के ब्रिटिशर्स के इनाम थे, उन्हें फिरंगी भी कहा जाता था, इंग्लिश मैन थे ही, और अंग्रेज हिंदी में उसे हम कहते थे। तो इस वजह से इस खान की उपाधि दे दी थी किसने? जहांगीर ने। किसको? कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस को। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके लिए हॉकिंस आया था, कि सूरत में इसे फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी थी, तो इसके लिए इसने जहांगीर से परमिशन मांगी थी। और जहांगीर क्या करता है? तुरंत उसकी परमिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। सूरत में फैक्ट्री की परमिशन एक्सेप्ट कर लेता है। सूरत में फैक्ट्री की परमिशन दे देता है, मतलब ठीक है, सूरत में फैक्ट्री की परमिशन दे देता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? भारत में तब पुर्तगालियों लोग का व्यापार चल रहा होता है। पुर्तगाली लोग यहाँ पे अपना व्यापार जमा रहे होते हैं, बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। तो क्या करते हैं? पुर्तगाली लोग जाते हैं जहांगीर के पास और बोलते हैं कि हम तो पहले से वहां पे, आपने उसे कैसे जो है परमिशन दे दी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? जहांगीर की जो होता है अपना फैसला बदलते हैं और उसकी परमिशन को डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात इसको बहुत बुरी लगती है दोस्तों, क्योंकि आपने पहले उसे एक औहदा दे दिया, उसे मतलब एक रेपुटेशन दे दी, उसके साथ ही उसको उपाधि भी दे दिया, सम्मान भी दे दिया, उसे परमिशन भी दे दी दोस्तों। एंड लास्ट में आके आपने क्या किया? सब मना कर दिया। जो उसका मेन मकसद था, जो फैक्ट्री उसका लगाने का, वो आपने उसको मना कर दिया। तो ये चीज उसे खराब लगती, लेकिन उस टाइम वो वहां से चला जाता है। इसके दोस्तों 3 साल बाद यानी 1611 ईस्वी में, कहां पे? मसूलीपट्टनम में दोस्तों, मसूलीपट्टनम। ठीक है दोस्तों, मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड होती है। ये कहीं कहीं पे आपको मछलीपट्टनम भी दोस्तों पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, तो उस बात से दोनों सेम ही चीजें हैं। आपको मछलीपट्टनम अगर मिल जाता है तो मछलीपट्टनम नहीं, आप मेनली मसूलीपट्टनम याद रखिए, क्योंकि वो कुछ बुक्स में आपको मछलीपट्टनम लिखने को मिल सकता है, देखने को। एंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज जो हुई थी दोस्तों इनके साथ, वो था स्वाली का युद्ध।
स्वाली का युद्ध। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जब इनकी परमिशन डिनाई होती है, मतलब मना करता है, तो ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो है पुर्तगालियों की वजह से जो हमारा सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं हो पाई, इस वजह से दोस्तों स्वाली का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में ये होता है, पुर्तगालियों के बीच में यानी पोर्टुगीज, और दूसरा ब्रिटिशर्स के बीच में, अंग्रेजों के बीच में, जिसमें से पुर्तगाली लोग की हार होती है एंड ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही क्या होता है, इनकी जो दूसरी फैक्ट्री होती है 1613 ईस्वी में स्थायी फैक्ट्री, ये कहाँ पे बनाते हैं, सूरत में बनाते हैं। तो अब तक आपसे क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से जितना मैंने आपको पढ़ा है पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कि जो विलियम हॉकिंस था ये भारत आया कब, 1608 ईस्वी में। किसके शासनकाल में आया दोस्तों, ये जहांगीर के शासनकाल में आया। इसके जहाज का नाम क्या था, हेक्टर सब। और दूसरी चीज से खान फिरंगी, फिरंगी खान की उपाधि किसे दी गई थी, वो भी विलियम हॉकिंस को दी गई थी। और जो है साथ में इनकी जो सेकंड फैक्ट्री का एस्टेब्लिश होती है 1613 ईस्वी में सूरत में। फर्स्ट फैक्ट्री का एस्टेब्लिश होती है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। और स्वाली का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स के बीच में। एंड लास्ट क्वेश्चन 1611 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ था, मतलब स्वाली का युद्ध कब हुआ था, ये लास्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है। इससे आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद जानते हैं अगला एक व्यक्ति था सर टॉमस रो, जो कि भेजा गया था, तब वहां का राजा जेम्स प्रथम हो चुका था। भाई उसके बारे में अब जानते हैं। होता क्या है दोस्तों कि इस सब के साथ ही जो है मुगल काल, मतलब तब भी जहांगीर का शासन चल रहा होता है। ये बात है 1615 ईस्वी की। इनकी 2 फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश हो चुकी हैं भारत में ब्रिटिशर्स की। तो 1615 ईस्वी में एक व्यक्ति होता है टॉमस रो। थॉमस रो, इसका नाम होता है, जैसे आप कहीं भी देखेंगे इसे सर लिखा होगा, सर थॉमस रो या सर टॉमस रो। मेनली आपको जो नाम मिलने वाला है वो सर टॉमस रो। ठीक है दोस्तों, ये व्यक्ति आता है भारत। ये जो तब वहां का इंग्लैंड में राजा कौन होता है, ब्रिटेन में तब होता है दोस्तों जेम्स प्रथम। तो भारत में जेम्स प्रथम का जो होता है राजा होता है, वहां पे किंग होता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये अपना दूत एक भेजता है सर टॉमस रो भारत में, क्या करने के लिए, जो मुगलों के बीच में और ये ब्रिटिशर्स अपना इन दोनों के बीच में एक तरीके से व्यवहारिक संबंध मजबूत करने के लिए। क्योंकि इतने सबके बाद दोस्तों इन लोगों के बीच में जो संबंधों के बीच में काफी ज्यादा खटास आ चुकी थी, ये लोग सही से व्यापार भी नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, ये जो सर टॉमस रो को भेजा जाता है, आप कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करिए जाके किसके किसके बीच में, मुगलों के बीच में और अपने ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये किसके दरबार में आता है, ये भी जहांगीर के ही दरबार में आता है। तो ये जहांगीर के दरबार में आता है, तो कुछ साल तक रहता है दोस्तों। इससे प्रसन्न होकर, इसके काम से प्रसन्न होकर जहांगीर जो से क्या करते हैं, 3 जगह की सूबेदारी दे देते हैं। सूबेदारी क्या आप बोल सकते हैं, एक तरीके से जो राजस्व विभाग होता है उन 3 जगहों का, वो किसको दे देते हैं, सर टॉमस रो को। कौन कौन सी जगह होती है, सबसे पहली होती है अजमेर, ठीक है, सेकंड होती है मांडू, एंड थर्ड होती है आपकी जो अब प्रयागराज हो चुका है, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं। अब इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो इन 3 जगहों का जो राजस्व विभाग था वो किसको दे देते हैं, जहांगीर सर टॉमस रो को दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कब की बात है, ये 1615 ईस्वी की बात है। ठीक है, तो इसके बाद जब तीनों को राजस्व मिल जाता है तो ये धीरे धीरे अपना काम करने लगते हैं। जो अगला व्यक्ति दोस्तों हम लोग के सिलेबस के नजरिए से इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं फ्रांसिस डे के बारे में। फ्रांसिस डे, ये भारत कब आता है दोस्तों, ये भारत आता है 1639 को। ठीक है दोस्तों, 1639 को ये भारत आता है। एंड करता क्या है, ये चंद्रगिरी एक जगह होती है दोस्तों, चंद्रगिरी, वहां के राजा से क्या करता है, मद्रास में जगह मांगता है, मद्रास में जगह मांगता है। एंड दोस्तों जगह आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा, मद्रास में पट्टा मांगता है। ठीक है दोस्तों, दोनों चीजें देख लीजिएगा, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा जगह, कहीं कहीं लिखा मिलेगा मद्रास में पट्टा मांगता है। तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास में जगह मांगता है। एंड दोस्तों ये जो राजा होता है इसको दे देता है जगह। इसके साथ ही दोस्तों क्या करता है, इसे क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ, ठीक है। तो आगे चलकर उस जगह को मद्रास में, जो मॉडर्न मद्रास की नींव है, इन्हीं के द्वारा रखी जाती है, इन्हीं के द्वारा बनाई जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न मद्रास किसे कहते हैं, फ्रांसिस डे को।
एंड दोस्तों एक चीज और होती है, इन्होंने एक सेंट जॉर्ज फोर्ट भी बनवाया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में आ जाता है कि सेंट जॉर्ज फोर्ट किसके द्वारा बनवाया गया था? ये फ्रांसिस डी के द्वारा बनवाया गया था। एंड दोस्तों इसे जो आप कह सकते हैं एक तरीके से साउथ में जो इनका व्यापार होता है पूरा यहीं से चलता है, यहीं से अपने व्यापार को एक तरीके से आगे बढ़ाते हैं। जो एक तरीके से आप कह सकते हैं इनका जो केंद्र होता है वो यही होता है, सेंट जॉर्ज फोर्ट साउथ में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें जो पढ़ना है, जिस व्यक्ति के बारे में हमें पढ़ना है दोस्तों, वो है चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा। होता क्या है दोस्तों, पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में तब रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे होते हैं, क्योंकि सॉली का युद्ध भी हो चुका होता है। एंड इसके साथ ही दोस्तों जब दोनों लोग व्यापार कर रहे हैं, पुर्तगाली भी भारत में व्यापार कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर अधिकार करना चाहते हैं, एंड ब्रिटिशर्स की भी यही सोच थी। तो जब इन दोनों के बीच में जो रिश्ते होते हैं काफी खराब हो चुके होते हैं, इसी को सुधारने के लिए दोस्तों एक आइडिया आता है इन लोग के मन में। क्या होता है कि एक होती है कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा, इसकी शादी हो जाती है दोस्तों किससे? चार्ल्स सेकेंड से। ठीक है दोस्तों, ये कहां की होती है? ये एक तरीके से आप कह सकते हैं पुर्तगाली। अब ये चार्ल्स द्वितीय कहां के? ये एक तरीके से कह सकते हैं आप इंग्लिश मैन है, ये ब्रिटेन के इंग्लिश मैन, या आप इन्हें कह सकते हैं ब्रिटेन का राजा, ये राजा थे। ठीक है, इनसे हो जाती है इनकी शादी ब्रिटेन के। तो क्या करते हैं, पुर्तगाली लोग के पास तब बंबई बंदरगाह होता है, जिसे अब हम लोग मुंबई कहते हैं, वो बंबई होता है पहले। ठीक है, ये बंबई बंदरगाह का क्या करती है, ये दे देती है चार्ल्स द्वितीय को, मिल जाता है इनको दहेज में। ठीक है, दहेज में मिल जाता है किसको? चार्ल्स द्वितीय को, क्या? बंबई बंदरगाह। एंड चार्ल्स द्वितीय से पहले थोड़े दिन अपने पास रखते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, जो बंबई बंदरगाह होता है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं किराए पर, यानी रेंट पर दे देते हैं। किस पर? किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे देते हैं रेंट, यानी या फिर किराए पर। और दोस्तों किराया भी बहुत ही कम रहता है। कितना रहता है? तब के जमाने में आप कह सकते हैं ठीक ठाक किराया था, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम किराए पे, 10 पाउंड पे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं किराए पर। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो इनके व्यापार की मुख्य नींव है यहीं से पड़ती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या चला गया? बंबई बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, जो अगला व्यक्ति हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट, वो है, ये बात है दोस्तों 1698 की, 1698। क्या है दोस्तों, 1698 में जो जब अंग्रेज लोग होते हैं दोस्तों भारत में बहुत सारी जगह पे व्यापार करने लगते हैं। तो 1698 यानी 1698 में बंगाल का एक सूबेदार होता है, बंगाल का सूबेदार। ठीक है, नाम क्या होता है? इब्राहिम खान। दोस्तों ये इनवाइट करता है, कहता है कि आइए अंग्रेजों को कि आइए आप बंगाल में भी करिए आके व्यापार, हम अभी आपको जमीन देते हैं, आप बस हमें टैक्स देते रहना। तो होता क्या दोस्तों, जब ये इनवाइट करता है इब्राहिम खान तो उन्हें 3 गांव देता है। एंड दोस्तों 3 गांव से पहले जान लेते को यहाँ पे व्यापार करने आता कौन है? तो आते हैं जॉब चार्नॉक। ठीक है दोस्तों, जॉब, ये आते हैं 1698 में, कहा? बंगाल में व्यापार करने। इन्हें 3 गांव दे दिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला होता है सूतानाती, दूसरा होता है कोलिकाता। दोस्तों यही कोलिकाता आगे चलकर क्या बन जाता है? कोलकाता। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से क्या होता है, कोलिकाता आगे चलकर कोलकाता बनता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न कोलकाता आप किसे कह सकते हैं? जॉब चार्नॉक को। ठीक है, थर्ड जो होता है इंपॉर्टेंट, वो है गोविंदपुर। ठीक है, 3 दोस्तों एक गांव दे दिए जाते हैं इनको व्यापार करने के लिए। एंड दोस्तों इन्हीं में एक कोलकाता में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है, फोर्ट विलियम कहां पे स्थित है?
ठीक है। ये किला दोस्तों एक होता है बनाते हैं जहां से दोस्तों वो पूरे भारत में जो होता है अपने व्यापार का एक तरीके से आप कह सकते हैं केंद्र बना लेते हैं। तो ये इसको केंद्र बना लेके यहीं से अपना जो सारा व्यापार है संभालते हैं। क्या है नाम इसका? फोर्ट विलियम। कहाँ है? कोलकाता में। तो अब जैसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो अंग्रेज लोगों ने सबसे पहले जो अपना भारत पर हमारे अधिकार करने का जो इनका सबसे प्रमुख हिस्सा है, कहाँ से शुरू होता है इनका? बंगाल से। तो दोस्तों यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। फोर्ट विलियम में किला बना लेते हैं कोलकाता में, जहां से वो अपना सारा कहते हैं वो जो होता है व्यापार संभालते हैं। तो इसके बारे में हमें क्या क्या पता लगा कि बंगाल का सूबेदार इब्राहिम था जो इनवाइट करता है जॉब चार्नॉक को, 3 गांव दे देता है। एंड उसके बाद ये कोलकाता में, इसे एक चीज और मैंने अभी आपको बताई थी, फादर ऑफ मॉडर्न कोलकाता। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ मॉडर्न कोलकाता भी किसको कहा जाता है? जॉब चार्नॉक को। एंड फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया था? जॉब चार्नॉक में। कहां पे? कोलकाता में। आप देखेंगे समुद्र किनारे स्थित है दोस्तों ये किला, एकदम समुद्र किनारे, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो इसके साथ ही दोस्तों इनका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फर्रुखसियर के बारे में। मुगल सम्राट फर्रुखसियर दोस्तों, ये बात है 1717 की, 1717। तब भारत में कौन मुगल शासक था? तब दोस्तों फर्रुखसियर था। ठीक है दोस्तों, तब भारत में फर्रुखसियर शासन कर रहा है। होता क्या है दोस्तों, इसके एक फोड़ा निकल आता है जिसका भारत में इनके जितने भी राज्यवैद होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, इसका कोई इलाज नहीं कर पाता है। तभी दोस्तों एक ब्रिटिश आता है यहाँ पे, नाम होता है, कहीं कहीं पे आपको सर लिखा मिलेगा, ऐसे नॉर्मल नाम जो होता है उसका जॉन सरमन, कुछ जगह आपको सुरमन भी लिखा मिलेगा, जॉब सरमन या सुरमन। दोस्तों अपने साथ ये क्या करता है, एक सर्जन लेके आता है। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है दोस्तों हैमिल्टन। एंड दोस्तों होता क्या है, जो सर्जन होता है इसका फोड़ा सही कर देता है, तो इससे जो फर्रुखसियर होता है बहुत प्रसन्न हो जाता है। एंड यहीं से दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं उनके पतन का कारण भी बनता है, जो आगे हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अंग्रेजों ने जो हम पर इतने साल राज किया है उसका एक कारण यहीं से भी आप कह सकते हैं ये भी होता है कि जो यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा खुशी के मारे इन्हें क्या कर देते हैं, एक दे देते हैं कर, दस्तक कर। ठीक है दोस्तों, ये कहते क्या है, आप हमें, इसका नाम होता है दोस्तों दस्तक। इसमें दोस्तों होता क्या है कि आप हमें, वो कहते हैं कि 3000 रुपए सालाना, आप हमें 3000 रुपए सालाना टैक्स दे दीजिए। इसके बदले आप 3 जगह, हम आपको 3 जगह देते हैं, यहाँ पे आप फ्रीली जो है 3 रियासतें दे देते हैं कि आप यहाँ पे आराम से व्यापार कर सकते हैं। कौन कौन सी रियासतें होती? सबसे पहले तो बंगाल, ठीक है, दूसरी बिहार, और तीसरी उड़ीसा। 3 रियासतें दोस्तों किसको दे देते हैं? ये दे देते हैं अंग्रेजों को। दोस्तों एक चीज और बता दूं, जो इसी जो फैसले को है क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों कहा जाता है इस कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इसको हम नोट भी कर सकते हैं कि कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा इसी को कहा जाता है। यहीं से जो होता है भारत में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होने लगती है। तो दोस्तों जो अंग्रेजों का जो हम लोगों का टॉपिक था वो यहीं से समाप्त होता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी। इसके बाद अगली क्लास में हम डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश के बारे में जानेंगे। एंड इसके साथ ही दोस्तों जो बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर था, इन दोनों के बारे में भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आशा करता हूं दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।